हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कूल ऑफ लॉ। जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई थी तो बहुत सारे ऐसे लॉज थे जो हमारे पुराने जो भी रेगुलेशंस थे उससे हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में आए थे और इसी से हमारी आई थी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। सेवरेबिलिटी यानी बीइंग सेपरेट, अलग करना। अगर मैं बहुत ही नॉर्मल टर्म्स में इस बारे में बात करूं तो टेक एन एग्जांपल ऑफ अ फ्रूट। व्हेन वी ईट अ फ्रूट, अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा गलत पोर्शन है जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और जो आप खा नहीं सकते, तो उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट कर देते हैं एंड रेस्ट ऑफ द फ्रूट खा लेते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी व्हेन वी अप्लाई इट टू लॉ। और आज हम इस डॉक्ट्रिन को डिस्कस करेंगे, इसका ओरिजिन, इसका जो भी एप्लीकेशन है, एडवांटेजेस हैं, criticism है, and also with case laws. So just be with me and we will understand the doctrine of severability under the Indian Constitution. Doctrine of severability is a legal principle which comes into play during a law or a contract when it is found to be invalid. A part of it is found to be invalid. For example, we take a law or a contract, right? So we have all the clauses, all the agreements which have been mentioned. अगर कोर्ट्स को ये लगता है कि देयर इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और पार्ट ऑफ द लॉ विच इज इनवैलिड और विच इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट और दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, दैट ग्रैंड नॉर्म, तो कोर्ट्स क्या करते हैं, उस पार्ट को रिमूव कर देते हैं एंड रेस्ट ऑफ द लॉ को फंक्शनल कर देते हैं, रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को फंक्शनल कर देते हैं। एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी इन द नॉर्मल लीगल टर्म्स। तो सेवरेबिलिटी इज अ लीगल प्रिंसिपल। नाउ अब पूछोगे कि व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड इट, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड सेवरेबिलिटी, व्हाई नॉट कट आउट whole of the law or whole of the contract? So we know it takes a lot of time consumption, a lot of principles to be embedded into the constitutional law and also the contract, the law which we have to make functional. So instead of tossing around the whole of the thing, instead of wasting the whole of the thing, why not take out the part जो कि खराब है, जो कि constitutional provision से adhere नहीं करता है? So we will take out the whole thing and we will make the part which is functional to be valid in the upcoming circumstances. And this is what the application of doctrine of severability talks about. So if we talk about that how the courts apply this doctrine, the courts here look at the original intent बिफोर अप्लाइंग दिस डॉक्ट्रिन। जो भी लॉ है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ओरिजिनल इंटेंट, अगर किसी लॉ की बात करें तो ओरिजिनल इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर, इफ इट इज अ बोनाफाइड इंटेंशन और अ मैलिफाइड इंटेंशन, इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट वाज द ओरिजिनल इंटेंट बिहाइंड द प्रोविजन बिफोर कीपिंग इट। तो कोर्ट्स क्या करते हैं, जब अप्लाई करते हैं इस डॉक्ट्रिन को तो उसका ओरिजिनल इंटेंट देखते हैं, उस इंटेंट को अप्लाई करने के बाद ही वो सेवरेबिलिटी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। वो देखते हैं कि जो इनवैलिड पार्ट है वो कैसे रेस्ट ऑफ द प्रोविजन के साथ कनेक्टेड है। अगर वो सेपरेबल है, अगर जो इनवैलिड पार्ट है वो सेपरेबल है रेस्ट ऑफ द लॉ से, तो कोर्ट्स उस लॉ के पार्ट को रिमूव कर देते हैं। और अगर वो फंक्शनल हो जाता है, द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज फंक्शनल विदाउट दैट इनवैलिड पार्ट, तो वो सेपरेबल हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई हो जाएगी। देयरफॉर इफ देयर इज अ सेवरेबिलिटी क्लॉज, इट मेक्स इट इजियर फॉर द कोर्ट्स टू रिमूव द फ्लॉड पार्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर लॉ। What is the objective behind this doctrine? Why this doctrine was made applicable, made available for the courts? अगर हम इसके origin की बात करें इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो दिस वॉज लाइक अ फिल्टर। जो भी हमारे प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज थे, क्या वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के को अधर करते हैं या नहीं, वो इस डॉक्ट्रिन से डिटरमाइन होता था। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी हमारे लॉज हैं, जो हमारी पार्लियामेंट बनाती है, वो लॉज क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और क्या हमारे जो पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स है, दैट इज राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, विच इज इन आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या वो जो लॉ है वो इन तीनों प्रिंसिपल्स को अधर करता है कि नहीं, क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स को कहीं ब्रीच तो नहीं कर रहा। इसी इंटेंशन से डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी जो है अप्लाई होती है। तो देयरफॉर द डॉक्ट्रिन मेंटेन्स अ पर्टिकुलर बैलेंस। जो भी हमारे एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, उनके बीच में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अप्लाई होती है। हमारे फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउ होती है। दैट इज व्हाट द इंटेंशन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्ट्रिन इज।
अगर हम इस डॉक्ट्रिन के ओरिजिन की बात करें कि कहाँ से ये डॉक्ट्रिन एक्चुअली स्टार्ट हुई थी, तो ये स्टार्ट हुई थी आपके इंग्लिश लॉ से, इन दिस केस विच इज नोन एज द नॉर्डनफेल्ट वर्सेस नॉर्डनफेल्ट Maxim Ammunition Company case. The name of the case is Nordenfeld versus Maxim Nordenfeld Guns and Ammunition Companies Limited. इस केस में क्या हुआ था कि एक बिजनेस था, एक बिजनेस ओनर था जिन्होंने अपने बिजनेस को एक कंपनी को सेल कर दिया था। उस सेलिंग के प्रोसेस में उनका एक एग्रीमेंट बना था जिसमें कंपनी रिस्ट्रिक्टेड द पर्सन टू नॉट कैरी ऑन द सेम ट्रेड टू द सेम बिजनेस विद सम अदर कंपनी। तो ये एक रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड क्लॉज वहां पे अप्लाई हुआ था कि द पर्सन हु इज सेलिंग द बिजनेस विल नॉट इन्वॉल्व इन सच रिस्ट्रिक्टिव इन सच बिजनेस प्रैक्टिसेस, द सेम बिजनेस प्रैक्टिसेस विद सम अदर कंपनी। तो द पॉइंट ऑफ कंटेंशन एक ट्रेड क्लॉज था जो कि माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा अननेसेसरली रिस्ट्रिक्टिव है फॉर द पर्सन हु इज सेलिंग द बिजनेस। तो जस्टिस जो आपके जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो आपके मैग्नॉटन थे जो कि इस केस के ऊपर प्रिसाइड कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि इन ऑर्डर टू गेन फुल एडवांटेज ऑफ द बिजनेस, द पर्सन हु इज सेलिंग द बिजनेस शुड गेट द फुल एक्सपोजर, द फुल मनी which he has made to build the business. हालांकि इंग्लिश लॉ के अंडर जो आपका राइट ऑफ फ्री ट्रेड है वो प्राइमा फेसाई जो होता है इट इज वेरी मच एप्लीकेबल। एंड जो भी अगर कोई भी ऐसा क्लॉज है जो उस राइट को ब्रीच करता है, राइट ऑफ फ्री ट्रेड को ब्रीच करता है, तो वो प्राइमा फेसाई वॉइड है। हाउएवर अगर ऐसे कुछ क्लॉजेस हैं जो कि किसी एग्रीमेंट में बनते हैं तो वो रीजनेबल होने चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में होने चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी वायलेशन ऑफ द ट्रेड प्रैक्टिसेस। Now, if we talk about the doctrine of severability under Indian Constitution, तो Indian Constitution के अंदर जो आपका आर्टिकल 13 है is where the doctrine of severability flows from. आर्टिकल 13 of the Constitution उन लॉज से डील करता है जो कि इनकंसिस्टेंट है या फिर इन डेरोगेशन है of the fundamental rights which are embedded in part 3 of the Constitution. आर्टिकल 13 बहुत क्लियरली बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि इन डेरोगेशन है, जो ब्रीच करता है पार्ट 3 में आपकी फंडामेंटल राइट्स को, वो लॉ जो होगा उसको सीवियर किया जाएगा। उस पार्ट को जो फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है उस पार्ट को उस होल स्टैट्यूट से अलग कर सकते हैं द कोर्ट्स व्हिच आर इंटेंडेड टू डू सो। So whereas the doctrine of severability means that if an offending provision can be separated, which is otherwise a constitutional law, then this particular statute can be applied by separating that offending provision. Therefore, it provides that where only a part of a law, particular law, is inconsistent with the fundamental rights, separate that particular part and make the whole law functional. There are, however, certain limitations to this doctrine. अब हमने डिस्कस किया है कि अगर कोई पार्ट सेपरेबल हो तो उस पार्ट को रिमूव कर दिया जाएगा, बट व्हाट इफ जो वैलिड और इनवैलिड पार्ट्स है वो इतने मिक्स टुगेदर हैं कि वो सेपरेट नहीं हो सकते। तो उस केस में जो भी आपका पूरा स्टैट्यूट होगा, वैलिड इनवैलिड पार्ट, ठीक है, और अगर आपका जो वैलिड और इनवैलिड पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा मिक्स्ड है तो जो पूरा स्टैट्यूट होगा वो ही आपका इनवैलिड होगा, तब आपकी doctrine of severability apply नहीं होगी। and that is the only criticism, that is the only limitation actually of the doctrine of severability. Here where is limitation of the doctrine applies. doctrine of severability के ऊपर एक बहुत ही लैंडमार्क केस है, अगर आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपने ये केस सुना भी होगा, दैट इज A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास विच इज द केस ऑफ 1950। यहाँ पे इस केस में A.K. गोपालन जो थे उनको प्रिवेंशन ऑफ डिटेंशन एक्ट, जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है 1950 का, उसके अंडर उनको डिटेन कर दिया गया था। अब A.K. गोपालन सर ने अपनी जो डिटेंशन है उसको चैलेंज किया अंडर आर्टिकल 14, 19 एंड 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ही सेड दैट हिज डिटेंशन इज इलीगल। द कोर्ट सेड दैट जो आपका सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का, जिसमें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो डिस्क्लोज नहीं हो सकते, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। तो सिर्फ जो सेक्शन 14 है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का वही है जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रीच करता है, लेकिन जो पूरा स्टैट्यूट है, तो बाकी जो एक्ट है वो फंक्शनल है, वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ब्रीच नहीं करता। तो जो आपका कोर्ट था उन्होंने दे स्ट्रक डाउन सेक्शन 14 and the rest of the act was valid.
Therefore, this is the first case where doctrine of severability was actually implemented by our Supreme Court. This is a landmark case which needs to be studied on this particular doctrine. Therefore, you should remember it. तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का इम्प्लीमेंटेशन हमने यहाँ पे देख लिया. अगर हम इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की एक बहुत नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड लॉ. अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर लॉ है जो किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को वायलेट करता है तो उसी पार्ट को रिमूव करना, उसी इनवैलिड पार्ट को रिमूव करना और बाकी के लॉ को फंक्शनल कर देना इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम सेविंग प्रोविजन. सो देयरफॉर कोर्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू इम्प्लीमेंट इट इन दिस मॉडर्न सिनेरियो ऑल्सो. देयरफॉर here it is the practical implementation of the doctrine of severability. Ab I hope you understand all of this. Thank you everyone. Thank you so much.